ग्लोबलाइजेशन के बारे में जो हमें पढ़ रहे हैं आज, तो ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल। तो अभी हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आर्थिक भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। आपको ये भी बात मालूम है कि हम लोगों ने अभी प्रोफेसर जगदीश भगवती का नाम लिया, और उनकी जो किताब है, एक बहुत ही फेमस किताब है, 2004 में आई है, जिसका नाम है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं भूमंडलीकरण के पक्ष में। यानी प्रोफेसर जगदीश भगवती ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं, बड़े कट्टर समर्थक हैं। तो उनकी किताब से ही हम लोगों ने कुछ पॉइंट जो हैं लिए हैं यहाँ पे, और प्रोफेसर जगदीश भगवती के माध्यम से हम लोग आर्थिक ग्लोबलाइजेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, आर्थिक ग्लोबलाइजेशन जो है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है उसका इंटीग्रेशन, उसका जोड़ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से उसका जुड़ाव हो जाता है। आप दिल्ली में घूमते हैं, दिल्ली में आप मेट्रो को देखते हैं, दिल्ली में बहुत सारे विकास के काम को देखते हैं, रेल बनना, आपको सड़क बनना, या बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, या फिर देश में कहीं भी जाइए तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है इसमें, है ना, जो बाहर की कंपनियां हैं। और फिर आप ये भी देख रहे हैं कि कहीं अगर मान लीजिए कि कहीं दूसरे देश में आर्थिक मंदी आ जाती है तो उसका असर भारत में भी पड़ता है ना। तो आजकल क्या है कि अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से बहुत हद तक एक जुड़ चुकी हैं, यानी कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता है कि भाई हम अकेले रहेंगे, हमारा अकेला ही अस्तित्व है, हमारा वजूद अकेला ही रहेगा। ये ऑप्शंस आपके पास नहीं है। आप एक तरह से मजबूर हैं कि आपको एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अपनी इकोनॉमी को जोड़ना ही होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खोलना ही होगा। पहले आप देखते होंगे आज़ादी के बाद से जब हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था की जो मॉडल अपनाया गया, इकोनॉमिक मॉडल अपनाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं नेहरूवियन मॉडल, है ना, जिसको और भी कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, नेहरूवियन मॉडल या मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या था मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी ये था कि जो बड़े बड़े कल कारखाने, जो बड़े बड़े उद्योग के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे, उसको राज्य ने, स्टेट ने उसकी जिम्मेदारी खुद ली, और जो छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे उसको उन लोगों ने पूंजीपतियों को चलाने के लिए दे दिया। यानी हमारे देश में पूरी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी नहीं अपनाई गई। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाई जाती तो ज्यादातर जो कामकाज होते वो पूंजीपति करते, और अगर पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाई जाती तो फिर पूंजीपतियों को या प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए जगह नहीं होती। तो एक तरह का एक आपको पूंजीवाद के भी उसमें एलिमेंट्स हैं और उसमें समाजवाद के भी एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की एक और बड़ी खास बात थी कि इसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या करती थी, इंपोर्ट को कम करना चाहती, यानी आयात कम करना चाहती थी और निर्यात ज्यादा करना चाहती थी। यानी अपने देश में बाहर की वस्तुएं कम से कम आए, इसलिए कि हम चाह रहे थे कि हमारे उद्योग धंधे कल कारखाने जो हैं वो ग्रो करें, है ना, क्योंकि जब बाहर की चीजों को हम खरीदने लगेंगे और उनको हम अलाउ कर देंगे तो फिर हमारे उद्योग धंधे ज्यादा फल फूल नहीं पाएंगे। तो इसको रोकने के लिए क्या होता था, टैरिफ लगा दिया जाता था। यानी बाहर की कोई वस्तु है, अगर आप हिंदुस्तान में उसे लाना चाहते हो तो इतना कर देना होगा कि उसकी कीमत हिंदुस्तान में बहुत महंगी हो जाती थी, इसलिए लोग लोकल चीजों को ही प्रीफर करते थे। तो एक तरह का इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। एक तरह का इसमें क्या था, अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर की चीजों से। एक तरह से इकोनॉमी है, बहुत खुली हुई नहीं है इकोनॉमी, है ना। हम क्या कर रहे हैं,
उद्योग धंधे को घर के उद्योग धंधे को, घरेलू उद्योग धंधे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम अंदर ही डिमांड पैदा कर रहे हैं, अपने ही लोगों के बीच में डिमांड पैदा कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1990 के करीब में आते आते भारत की अर्थव्यवस्था में एक संकट के दौर से गुजरा और संकट के दौर से गुजरने के बाद जो उद्योगपति लोग थे, जो बड़े बड़े आर्थिक मामलों के जो जानकार थे, उन लोगों ने कहा कि ये पहले की जो सोशलिस्ट इकोनॉमी या नेहरूवियन इकोनॉमी है या फिर आपका जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये अब आज के दौर में प्रासंगिक नहीं है। अब हमें अपने बॉर्डर को खोलना चाहिए और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए और हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का जो पहला ही जो कंडीशंस है वो ये है कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़नी होगी, उसका है ना, अपने दरवाजे खोलने होंगे। आपका माल बाहर के देशों में भी बिकेगा और बाहर के देशों का माल भी आपके देशों में भी बिकेगा, यानी आपको अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। यही एक पहला पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज इनटू इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी जहां जहां भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अपने आप को थोड़े दरवाजे बंद किए थे बाहर से व्यापार करने से, क्यों नहीं करते थे? उनको लगता था कि बाहर से ज्यादा व्यापार करेंगे तो हमारे घरेलू कर कारखाने जो हैं, उद्योग धंधे हैं, वो कंपीट नहीं कर पाएंगे, अब ये कमजोर हैं, है कि नहीं? आप कमजोर हैं, ये इतने ताकतवर नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी रेडियो बनाती है बाहर की और आपकी देश की भी कोई कंपनी रेडियो बनाती है, तो आपको लगता है अगर बाहर की रेडियो कंपनी को हम भारत के बाजार में उनको दे देंगे, मतलब रास्ता दे देंगे, तो फिर हमारे देश की जो रेडियो कंपनी है उनका सामान नहीं बिक पाएगा। तो एक तरह का प्रोटेक्शनिज्म था एक तरह से, समझ रहे? बहुत ही आसान शब्दों में थे, तो गेट हमने बंद कर दिया या बहुत गेट पे हमने गार्ड बिठा दिया, आपको देखना कोई सामान आएगा तो टैक्स लगा देना। हम डिस्करेज करते थे, किसको डिस्करेज करते थे? इंपोर्ट को। और उसके लिए मैकेनिज्म क्या था? मैकेनिज्म था प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवादी नीति हमारी थी, है ना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल इसका अपोजिट है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि भैया अपनी अर्थव्यवस्था को तुम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ो, घबराओ मत, ओपन करो, बिजनेस करो, है ना। और तो पहला पॉइंट जो ग्लोबलाइजेशन का है, आप इसको तो हिंदी में तो लिख ही सकते हैं, ये तो बहुत ही आप सुनना है, एग्जाम में अपनी भाषा में लिखना है, याद रखिए। क्योंकि अगर आप किताबी भाषा को रट के लिख रही हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप जो हैं पढ़ाई लिखाई जो है बहुत सार्थक नहीं हुआ। सार्थक हुआ जब आप अपने शब्द में लिखेंगे, क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच सामने आएगी। आपको और किसी को नकल नहीं करना चाहिए, है ना। और अपने आप पर एतमाद यानी विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप जमाने को देख रही हैं, आपके अपने अनुभव हैं। ऐसा नहीं है। अब जगदीश भगवती की बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो जो लोग ग्लोबलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मतलब गैर बराबरी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, प्रोटेस्ट भी होते हैं बहुत सारी जगहों पे, हम आएंगे बात करेंगे। तो इसको जगदीश भगवती क्या कह रहे हैं? एक जगह बहुत ही मजाक वाली बात है, जगदीश भगवती कह रहे हैं कि ये जो लोग कॉलेज के जो बच्चे लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, वो नेब हैं यानी नादान हैं। तो ये बताइए, ये जगदीश भगवती की बात भी सही नहीं है। आप कैसे किसी को ये बोल सकते हैं कि वो नादान है, उनको समझ नहीं है? वो प्रोटेस्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को क्योंकि उसको समझ है। जिसको समझ नहीं होती वो प्रोटेस्ट करता? तो क्यों कह रहे हैं जगदीश भगवती कि वो लोग नेब हैं, उनको समझदारी नहीं? क्योंकि आप चाह नहीं रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोले। जैसे मैं क्लास के अंदर में पढ़ा रहा हूं और आप अगर मेरे से सवाल करेंगे और कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया आपने ऐसे पढ़ाया, लेकिन कल मैंने रात में ये किताब में पढ़ी, वो ऐसे पढ़ी, ये कैसे सही हो सकता है? तो मुझे आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं उस सवाल से बचने के लिए क्या कहता हूं? आपको कुछ समझ नहीं है, मैं आपका मजाक उड़ा देता हूं। तो उसी तरह जगदीश भगवती भी कुछ तरह से, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की नीतियों का, कर रहे हैं, इनको समझदारी ही नहीं है कॉलेज के लोगों का, बच्चों का। ये तो आइडियलिस्ट हैं, ये भी एक तरह की ठीक बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम में अपने शब्दों में लिखना है। तो आई पहला पॉइंट जो हो गया, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जोड़ना, ठीक है। अच्छा,
ये कैसे होगा जुड़ाव? तो ये होता है प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन की वजह से। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को आप मतलब उसमें अपना रोल अदा करने के लिए आप उनको इनवाइट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब हम लोग थोड़े बच्चे थे, आप लोगों से थोड़ी उम्र मेरी ज्यादा है, तो क्या होता था कि हम लोग चीनी यानी शुगर लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए हम लोग जाते थे। कहां जाते थे? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जाते थे, जिसको बोलते हैं जन वितरण प्रणाली में, जहां से आजकल गेहूं वो मिलता है। हम लोग को राशन की जो सरकारी दुकान होती थी, है ना, वहां जाते थे चीनी लेने के लिए, है ना। तो क्या होता था कि पहले के जमाने में क्या था कि सरकारी दुकानों से ही चीजें मिलती थी ज्यादातर। लाइसेंस लेना पड़ता था, कोटा होता था। लाइसेंस मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी को चीनी बेचना है, किसी को गेहूं बेचना है, किसी को कुछ बेचना है, तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना होता था और सरकारी दुकानों से चीजें मिलती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइवेट दुकानें नहीं थी, लेकिन सरकारी दुकानें भी बहुत हद तक थी, है ना। तो क्या हुआ कि जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो मतलब है कि आप बाजार में चीजों को बेचते हैं। उसको बाजार में बेचने का मतलब है ओपन मार्केट में। सरकार दुकान को अपनी बंद कर लेती है, वो मार्केट में जाओ भाई। तो इसका एक नुकसान भी है और एक फायदा भी है। फायदा इसका लोग ये गिनाते हैं कि गेहूं लेने के लिए या चीनी लेने के लिए पहले आपको लाइन लगाना पड़ता था, कई तरह के करप्शन होते थे, है ना। और आप हिंदी सिनेमा को भी देखते थे कि जो राशन बेचने वाले लोग थे वो गरीब लोगों को देते नहीं है और जमाखोरी करते, होता है ना बहुत सारी फिल्मों में। ये पब्लिक है, ये सब जानती हैं। राजेश खन्ना की फिल्म रोटी, ये पब्लिक है, लाला लोग दे नहीं रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे हैं। तो वो क्या होता था कि चूंकि सरकार जो अनाज या जो सामान देती थी वो सब्सिडाइज रेट पर देती थी, तो उनको लगता कि गरीबों को मत बांटो, उसको दबा के रख लो, और दबा के रखने के बाद क्या होगा कि उसको ओपन मार्केट में बेच के पैसा मुनाफा ज्यादा कमा लो। तो इसका एक प्रॉब्लम है कि लोगों तक चीजें नहीं पहुंच रही है। लेकिन उसका एक नुकसान यह है कि जब आप चीजों को मार्केट में कर देते हो तो मार्केट में उसकी दाम, उसके जो दाम होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। जो गरीब तबका है वो नहीं खरीद सकता है। अब आप बताइए, जो गेहूं सस्ते रेट में जो सरकारी दुकान में मिल रहा है, अगर उसी को हम मार्केट में 50 रुपए किलो भी गेहूं बिक रहा है। मैं आटा लेने कुछ दिन पहले गया था तो 52 रुपए केजी का आटा बिक रहा है कहीं पे। वो कहां से कोई लेगा, आप बताओ मुझे। तो प्राइवेटाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। आपको उद्योग धंधे कारोबार में अब सरकार पीछे खींचेगी अपना पैर। क्या करेगी? पीछे खींचेगी, अपने दुकानों को बंद करेगी या कम करेगी और निजी प्लेयर को सामने लाएगी। अब प्राइवेटाइजेशन का एक और चीज है, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपकी फीस जो है वो तकरीबन इतनी होती है कि जितना आप रो गा के दे देते हैं। बहुत सारे लोगों को उसमें भी परेशानी होती है। 4000 5000 रुपया देना भी बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन आप किसी तरह से रो के, आपकी माँ घर में जाके, किसी दूसरे घर में जाके बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके 4000 रुपये दे देती हैं। आपके पिताजी सिक्योरिटी के गार्ड हैं। लेकिन जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी को प्राइवेट लोग खोलेंगे तो वहां पे फीस कितनी है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो जो प्राइवेटाइजेशन है इसकी वजह से बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है। तो प्राइवेटाइजेशन के समर्थक क्या कहते हैं कि बहुत इजी है, जब चाहो तुम एडमिशन ले लो, कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल सारे हर्डल्स खत्म कर दिए गए, कोई लाइन नहीं लगना है, कुछ ये नहीं, ये पेपर वर्क नहीं। लेकिन गरीब कहां से लाके पैसा देगा? तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां प्राइवेटाइजेशन को जोर दिया जाता है। किसको जोर दिया जाता है? प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन को। यहां प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं निजीकरण को, है ना, निजीकरण को जोर दिया जाता है। और दूसरा है, और निजीकरण का यह भी मतलब है कि सरकारी नौकरियों को ठेके पे देना। सरकारी नौकरियों को ठेके पे देने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके कॉलेज में पहले जो सफाई कर्मचारी होते होंगे उनको सरकार सैलरी देती थी, उनकी पक्की नौकरी होती है ना। लेकिन अब क्या होता है कि अब उनकी पक्की नौकरी चली गई। अब वो क्या होता है, एक कंपनी बनती है, वो कंपनी क्या करती है, सफाई कर्मचारी को रिक्रूट करती है और वो कंपनी का कॉलेज से डील होता है और वो कंपनी जो है उस कंपनी को कॉलेज सैलरी देती है और कम पैसे में लोगों से काम कराते हैं। और कोई जो कच्चे काम करते हैं, जो ठेके पे जो काम करते हैं, उनको ना हाउसिंग मिलती है, ना उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सुविधा मिलती है, ना उनकी सैलरी ज्यादा होती है और 24 घंटे काम भी है और जब चाहे उनको भगा भी दे। अब आप समझ रहे हैं? तो निजीकरण मतलब
प्राइवेट प्लेयर यानी पूंजीपति लोग अब चलाएंगे, सिस्टम को चलाएंगे, है ना। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी। अब देखिए आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी देखिए प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज इसके साथ क्या है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करोगे, उसमें छूट दोगे। छूट का मतलब मैं छूट का मतलब ये कह रहा हूं, छूट का मतलब कोई पैसे वाली छूट नहीं, मतलब आप क्या करोगे, पहले जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी तो उसमें आपने क्या किया ना कि अपने देश के सामान को या अपने घरेलू मार्केट को बचाने के लिए आप बाहर के सामानों को अंदर नहीं आने दे रहे थे, या फिर उस पर आपने ज्यादा टैक्स ला दिया क्योंकि वो नहीं आ पाए। लेकिन लिबरलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप अपने गेट को बाहर के सामान के लिए खोल देते हो, है ना। आप अपने अर्थव्यवस्था को बाहर के कंपनियों के लिए खोल देते हो, क्योंकि आप पेप्सी कंपनी है, एप्पल है, या फिर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो एमआई का। कितने हमारे लाइफ में देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं, कोई एप्पल का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो कोई एमआई का इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी के शूज बड़ी कंपनियों के हैं, कपड़े बड़े कंपनियों के हैं कि नहीं, जूते, बहुत सारी चीजें। तो आप क्या करते हो कि आप बाहर की कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को अपने देश में उनको आने की इजाजत देते हो, है ना, और अपने कानून को बदलते हो। कानून को बदलोगे क्योंकि सरकार अगर कानून को नहीं बदलेगी तो कैसे आप आएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसको इजी बनाते हैं उसको, कि आपको हम टैक्स कम देंगे, टैक्स ज़्यादा नहीं लगेगा, यहाँ पे मजदूर सस्ते रेट में है, इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना बहुत आपके लिए आसान होगा, पर्यावरण से संबंधित जो पहले बहुत सारे शर्त होते थे उसकी जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से आपको दे देंगे। पहले है कि 10 दफ्तर में आपको जाना होता था, भाई यहाँ क्लियरेंस लो, वहाँ लो, अब है कि नहीं एक ही जगह पे आपका हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर में भी क्लियर कर दिया जाएगा। होता है नहीं, इस तरह की बातें आती है जो, तो ये हुआ लिबरलाइजेशन, है ना, लिबरलाइजेशन कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहे हैं, आइए आइए आइए, बड़ी बड़ी कंपनियां आइए हमारे पास। और तीसरा चीज है मार्केट का रोल ज्यादा होता है उसमें। क्या होता है? हाँ, बाजार जो है उनका रोल ज्यादा होता है। सरकार क्या होती है, सरकार जो होते है आर्थिक मामलों से पीछे हटती जाती है ना। सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम करती है, बाकी ज्यादा से ज्यादा जो रोल होता है वो मार्केट का बढ़ते जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन जब की प्रक्रिया होगी तो मार्केट का रोल बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए, बढ़ेगा। जब ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा तो निजीकरण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा या घटेगा? लिबरलाइजेशन बढ़ेगा कि घटेगा? और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी। बहुत अच्छा। और एक और ये है कि ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कैसे सफल होगा। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को सफल बनाने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने होंगे, मुक्त व्यापार करना होगा, फ्री ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना होगा। यानी ग्लोबलाइजेशन फ्री ट्रेड का समर्थक है कि विरोधी है? समर्थक है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है देशों के बीच में, और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी सपोर्ट करता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, डायरेक्ट पूंजी निवेश। आप सुनते होंगे हमारे नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, ये सब बातें बोलते हुए कि पूंजी निवेश बढ़ाना है, हम बाहर की कंपनियों को हम कह रहे हैं आइए यहाँ पे निवेश कीजिए, आप अपना पैसा यहाँ पे लगाइए। तो उसमें क्या है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया जाता है। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी सीधे तौर पर पूंजी निवेश होता है बाहर के देशों से आपके देश में, और आपके देश के भी पूंजीपति जो लोग हैं वो बाहर भी जाते हैं निवेश करने के लिए, है कि नहीं। हमारे देश के भी बहुत सारे पूंजीपति हैं जो बाहर भी पैसा अपना लगाते हैं। तो ये बाहर के पूंजीपति यहां लगा रहे हैं और यहां के पूंजीपति बाहर लगा रहे हैं। तो इस तरह से ये जो दरवाजे हैं ये खुल चुके हैं। अच्छा, और इसमें क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा, दौलत, माल, इसका फ्लो होता है, एक देश से दूसरे देश में फ्लो होता है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत पैसा है, तो आप अपना पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? तो आप किसी पड़ोस के मुल्क में चले गए, वहां आपने रेलवे का काम शुरू कर दिया, आपका वहां पैसा लग गया, गवर्नमेंट से आपने एग्रीमेंट बनवाया, उस एग्रीमेंट के थ्रू जब रेलवे बन गया तो क्या होता है कि उसके बाद जो उसका टिकट मिलता है उससे आपको कमीशन मिलता है, और फिर वो पैसे से आपको मुनाफा होता है। तो इस तरह की चीजें चलती है कि जहां पे कैपिटल का फ्लो है ना। पहले क्या होता था
कि कोई भी विकास करने के लिए, कोई भी उद्योग धंधे कल कारखाने निवेश करने के लिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं है। मान लीजिए कि ये इलाका है, अगर यहाँ रोड बन जाए और यहाँ टमाटर की खेती होती है और यहाँ रोड अच्छा बन जाए, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, एक ऐसा इलाका है जहाँ रोड चाहिए, अगर रोड बन जाएगा तो यहाँ टमाटर है या मछली है, यहाँ से हम शहर में ले जाकर बेच देंगे। तो रोड बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का 2 ही तरीका है, ये है लोगों के सेविंग से इस्तेमाल करना या फिर बाहर से। तो जो पहले का जो मॉडल था हमारा नेहरूवियन मॉडल था, उसमें जो आपका पैसा बैंक में होता था, LIC का पैसा, SBI का पैसा, वही सारे पैसे को सरकार पेंशन का पैसा, जो आपकी नौकरियों से जो कटता था ना, ये सारे पैसे को एक बार इन्वेस्ट किया जाता था। आप बैंक में भी पैसा जब डालती हैं तो अगर ज्यादा दिनों तक पैसा फिक्स डिपॉजिट करती हैं तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि अब आपने ज्यादा दिन तक कर दिया तो फिर बैंक उस पैसे को किसी विकास के नाम पे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हुआ कि अब बाहर की कंपनियां ही आके इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, वही रोड बना रही है, वही विकास के काम को कर रही है ना, और उससे सरकार एक तरह का एग्रीमेंट करती है कि ठीक है आप रोड बना दो, मेट्रो बना दो, ये बना दो, इस तरह की डीलिंग होगी, इतनी आमदनी होगी, इतनी आपको जाएंगे, इतने देश को मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि माइनिंग कंपनी भी आप देखते होंगे बहुत सारे, छत्तीसगढ़, आपको झारखंड, जहां पे माइनिंग होता है ना, खनन होता है ना, तो वहां पर भी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां लगी हुई हैं, वहां से खनन कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों को है, विदेशी कंपनियों का रोल बहुत बढ़ गया है ना। आप दिल्ली में जाओ, अपने कॉलेज से बाहर चले जाओ, कुछ खाना है तो कोई कंपनी आ रही है आपको खाना ऑर्डर लेके, कोई है आपको ड्राइव करना है कार, तो कार आपके पास नहीं है तो आपको ये करना, ऑटो करना है तो ऑटो प्रोवाइडर कोई और कंपनी है, आपको कपड़ा कुछ लेना है तो कपड़ा वाले भी कुछ और कंपनी है। तो आपकी जिंदगी में आप देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां विदेशी, उसका दखल आपकी जिंदगी में बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया है। तो क्या है, ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, ठीक है ना, और वर्कर्स का भी फ्लो होता है, वर्कर्स का भी फ्लो होता है। आप देखेंगे कि आजकल यहाँ के वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, भारत के बहुत सारे वर्कर्स लोग कहाँ काम करते हैं, अमेरिका में भी काम कर, लेकिन सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं आपको खाड़ी के देशों में, गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में लोग काम करते हैं ना, वेस्ट एशिया जिसको हम कहते हैं, वहां पे बहुत सारे, जहां पे मुसलमानों की बहुत ज्यादा आबादी है, उन देशों में बहुत ज्यादा लोग इराक में काम कर रहे हैं, कुवैत में काम कर रहे हैं, आपका हाँ सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, UAE में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो आप देखेंगे उन देशों में भी एक माइग्रेशन भी हो रहा है। आपके घर के भी बहुत सारे लोग जो होंगे किसी दूसरे देश में जाके काम कर रहे होंगे। आप अगर दिल्ली में घूमेंगे तो आपको लिखता है कनाडा जाने के लिए ये ऑप्शन है, तो यहां जाने के लिए ये ऑप्शन है, तो ये वीजा लगा लो। तो ये क्या होता है, एक फ्लो भी हो रहा है उसमें। एक फ्लो का मतलब यहां हुआ बहाव, यहां बहाव का मतलब, यहां बहाव का मतलब पानी का बहाव नहीं, यहां बहाव का मतलब आना जाना। जैसे लेबर्स जो हैं, मजदूर जो हैं, इस देश से उस देश में जा रहे हैं, पूंजी भी यहां से वहां जा रही है, एक मोशन में है पूंजी। और टेक्नोलॉजी भी, टेक्नोलॉजी है कि नहीं। जैसे मान लो कि अगर आप जाओ देख रहे हो, एप्पल का मोबाइल आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, एप्पल का मोबाइल पड़ोसी देश में भी इस्तेमाल हो रहा है। लाइफ स्टाइल में आप देखोगे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आप 5G टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और मुक्त व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार होता है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन समर्थन करता है कि उसका विरोध करता है, समर्थन करता है। और एक और बात है, कुछ लोग एक और बात कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, एक और कुछ लोगों की राय है कि यार ग्लोबलाइजेशन कौन सी नई चीज है, कौन सी नई चीज है बताओ। कुछ लोग मतलब खड़ा होकर बोलेंगे, तुम बताओ, तुम लोग कह रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है एक देशों का दूसरे देशों के बीच में संबंध, व्यापारिक संबंध, पैसे का निवेश। तो क्या रेलवे में अंग्रेजों ने पैसा नहीं लगाया था कि नहीं लगाया था? और क्या हमारे देश से बहुत सारे लोगों को अंग्रेज लोग काम करने के लिए बाहर लेके नहीं गए थे? वहां पे गए थे कि नहीं गए थे? वहां पे कोई मॉरिशस गया तो कोई कहीं गया, ट्रिनिडाद गया तो कहीं किस कंट्री में गया, तो कोई किस कंट्री में गया, गए कि नहीं गए हैं? उनको लेबर बना के लेके गया। तो पूछा जा रहा है कि अच्छा भाई तू ये बता कि जब पहले लेबर मूव करता ही था, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट था ही, ट्रेड था ही ना भाई, अंग्रेजों से हमारे ट्रेड थे ना,
तो ये कौन सा ग्लोबलाइजेशन नई चीज है? तो पहले भी होता था, ये तो कोई नई चीज तो है ही नहीं है, तू खामोखा नई चीज बता रहा है। कुछ लोगों का ऐसा आर्गुमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू। व्हाई? यू हैव सेड दैट ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज टू इंटरनेशनल इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट flow of capital, flow of workers, technology. So such things also happened in the past, in the 19th century, in 20th century. So what is new about this globalization? So Professor Jagdish Bhagwati अपनी किताब में इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में कह रहे कि नहीं, ये ग्लोबलाइजेशन पहले के ग्लोबलाइजेशन से अलग है। कैसे अलग है? वो क्या है? माना कि पहले भी एक तरह के व्यापारिक संबंध थे, माना कि पहले भी व्यापार होते थे, माना कि पहले भी मजदूरों का आना जाना होता था, लेकिन पहले और आज में फर्क यह है डिग्री। क्या है? डिग्री आज बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है और इसमें क्वालिटेटिव इसमें डिफरेंस है, यानी गुणात्मक इसमें अंतर है ना? इसमें गुणात्मक अंतर है। और यहां पे एक लाइन में बोल रहे हैं, देखिए, गवर्नमेंट अनलाइक इन द पास्ट आर रिड्यूसिंग ऑब्स्टेकल्स टू ट्रेड। उनका एक कहने का मतलब है कि पहले के मुकाबले में आज के दौर की सरकारें मुक्त व्यापार, मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सफल बनाने के लिए उसमें जो भी बाधाएं हैं उसको हटाने में आज ज्यादा प्रयास कर रही हैं। पहले इतना प्रयास नहीं था, पहले था, लेकिन आज ये इसमें गुणात्मक अंतर है। आप पहले की चीजों को आज के चीजों को एक थाली में नहीं रख सकते हो। पहले भी मजदूरों का आदान प्रदान हुआ, पूंजी का आदान प्रदान हुआ, रेलवे का इन्वेस्टमेंट जो है ना, रेलवे अंग्रेजों ने आकर अपना पैसा यहां पे लगाया, ये सब चीजें थी। लेकिन आज स्किल में फर्क है, आज क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटेटिवली डिफरेंस है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन है कि नहीं है? तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कुछ चीजों का विरोधी है, यानी ये चीजें होंगी तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी। यानी जिस तरह से रिश्ता आग और पानी का है ना, जिस तरह से रिश्ता सफेद और क्या कहते हैं स्याह का है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का है, उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन प्रोटेक्शनिज्म के विरोध में है। किसके विरोध में है? संरक्षणवादी जो नीति होती है उसका ये विरोध करता है, क्योंकि अगर आप संरक्षण करेंगे तो क्या होगा कि आप बाहर की कंपनियों को अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नहीं हो पाएगा। नहीं, तो वो प्रोटेक्शनिज्म का समर्थक है कि विरोधी है? विरोधी है। और दूसरा यह है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी विरोधी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट इकोनॉमी जो है इसका वो विरोधी है। वो कहता है कि नहीं, इससे गरीबी दूर नहीं होगी, इससे विकास नहीं होगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो है जिसमें राज्य जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे आर्थिक मामलों में वही ज्यादा से ज्यादा रोल अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका ये सब सारी चीजें जनता को मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये जनता को मुफ्त में मुहैया कराई जाती थी। एक तरह से जो पहले नेहरू के जमाने में 1990 के बाद से जो भारत में जो अर्थव्यवस्था थी वो सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था से ज्यादा मेल खाती थी। सोशलिस्ट थी नहीं, लेकिन सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था के ज्यादा करीब थी। और 1990 के बाद से जो अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ वो कहता है कि सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था से वो दूर होती चली आई और वो कहां आ गई है? वो ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हो जा रही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ है, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी खिलाफ है। और वो कहता है कि राज्य का कंट्रोल अर्थव्यवस्था पे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इज अगेंस्ट स्टेट्स हाई कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी। इसका मानना है कि जो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य जो है उसका कंट्रोल जो है वो किस पे ज्यादा नहीं होना चाहिए? अर्थव्यवस्था पे नहीं होना चाहिए। राज्य का काम सिर्फ एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। राज्य का जो काम होना चाहिए ना, एक गार्ड का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे बाजार है, बाजार के अंदर में एक है कि
एक सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है बाजार के अंदर में, कि ये देखना कि कोई लूटपाट ना मचाए। सिक्योरिटी गार्ड का काम ये होता है कि कोई किसी से ठगे नहीं, कोई किसी का जबरदस्ती माल लेकर ना भागे। कैसे बेचना है, क्या बेचना है, कौन सी चीजें कितनी दाम पर बिकेगी, कितनी दाम में ना बिकेगी, ये उस सिक्योरिटी गार्ड का रोल होता है? नहीं होता है। तो उनका मानना है कि राज्य का काम सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करने का हो। राज्य का मतलब ये देखना कि चीजें ठीक से चल रही है। व्यापार करने की जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा किसको देनी चाहिए? मार्केट को देनी चाहिए, निजी कंपनियों को देना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियों को देना चाहिए। और इन लोगों का मानना है, जो ग्लोबलाइजेशन के जो समर्थक हैं, उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था जो पहले की जो थी, जो सोशलिस्ट थी, जो कम्युनिस्ट थी, जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, ये गरीबी दूर नहीं कर सकती है। इसके अंदर में क्राइसिस हो जाएगा, संकट हो जाएगा। जो ये नई अर्थव्यवस्था है जिसमें पूरी दुनिया एक साथ जुड़ रहे हैं, है ना, एक साथ जुड़ रहे हैं पूरी दुनिया, और ये जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है ग्लोबलाइजेशन वाला, ये ज्यादा गरीबी दूर करने में, विकास को, जी, विकास के लिए जो है वो जो है विकास करने के लिए ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ग्लोबलाइजेशन के कट्टर विरोधी लोग भी हैं। क्या हैं? जो लोग ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं कि इसमें पूंजीवाद बढ़ गया है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब देशों का शोषण कर रही है, इसमें पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसमें मजदूरों का हित हनन हो रहा है, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में लोगों के आर्थिक अधिकार पर हमला है, लोग और गरीब हो रहे हैं, और कुछ पूंजीपति जो लोग हैं, उन्हीं लोगों का, कुछ पूंजीपति देश, कुछ बड़े बड़े लोग, पैसे वाले जो लोग हैं, उन्हीं का फायदा हो रहा है, और अमीरी और बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। लेकिन जगदीश भगवती और इन लोगों का कहना है कि नहीं, ये लोग गलत है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी दूर हम कर रहे हैं, क्योंकि जब विकास होगा तो गरीबी अपने आप ही दूर होगी। तो हम पूरे सेमेस्टर में 3-4 महीने के अंदर में जो भी हम सेमेस्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लगातार ग्लोबलाइजेशन के सारे पक्षों को बात करेंगे, इनके समर्थक की भी बात करेंगे, इनके विरोधियों की भी बात करेंगे, और आपकी भी मैं राय लूंगा कि आप लोग ग्लोबलाइजेशन को कैसे देखते हैं, आपकी जिंदगी में ग्लोबलाइजेशन जो है उसका क्या असर है ना। तो और कोई आप लोगों के सवाल? बोलिए कुछ सवाल ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड। इतना कुछ पढ़ा है ना, कुछ बताइए, बोलिए। हाँ बोलिए। सर, आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बोला, तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन उपनिवेशीकरण हुआ ना, क्योंकि आपने एग्जांपल लिया फोन का। हाँ। फोन में इंडिया में ये कि इंडिया खुद फोन नहीं बना रही, बल्कि बाकी देशों से फोन आ रहा है, तो एक तरह से निर्भर हो रहे हैं देशों पे, दूसरे देशों से। बिल्कुल सही आपने कहा। इस तरह का जो आप एक कह रही हैं ना, सुन लीजिए, कि एक तरह का उपनिवेशवाद है ना। आपकी जो बात है वो बिल्कुल एक स्कूल है, मार्क्सिस्ट स्कूल है, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी थियरी। हम आपको पढ़ाएंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ना था, या हम आपको पढ़ाएंगे, आपने पढ़ा होगा उसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस में 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा था डिपेंडेंसी थियरी, डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, किसी ने पढ़ाया होगा। उसमें आपको उसके अंदर में वालेस्टाइन, एजी गुंडर फ्रैंक का नाम आपने सुना होगा। इन लोगों का कहना है कि ये जो भी गरीब देश हैं, उनकी गरीबी जो है या उनका जो विकास नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति जो देश है ना, वो लोग उनका शोषण करते हैं। तो ये आप जो बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं वो बात जो है डिपेंडेंसी थियरी के जो लोग कह रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन एक तरह का कैपिटलिज्म ही है, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म है, नौ उपनिवेशवाद है। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म आप जो कर रही हैं, इस तरह का क्रिटिसिज्म ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सारे लोग इसमें विरोध भी कर रहे हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसकी वजह से शोषण हो रहा है ना। आपने एक गाना सुना होगा, ये आदिवासी लोगों के बीच में उन लोगों ने इसको बनाया है, गांव छोड़ब नहीं, शहर छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा कभी, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। यानी आदिवासी लोग प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई हमारे इलाके में आके तुम लोग यहाँ के खादान को लूट के लेके जा रहे हो, तुम पानी यहाँ से लेके जा रहे हो, तुम लकड़ी लेके जा रहे हो, और हम लोग शहर में आके क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें पानी का पीने का भी कुछ नहीं है। तुम पियो बिस्लरी कोला, हम कैसे अपने प्यास बुझाएं। किसी तरह का आपको ये है। आप यूट्यूब पे डालेंगे ना गाँव छोड़ब नहीं, तो आपको आ जाएगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही।